हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बैक टू द बेसिक्स। दोस्तों, हमारे चैनल का एक ही लक्ष्य है टू क्लियर यूपीएससी एग्जामिनेशन विदाउट एनी फियर। और दोस्तों, इस डर को दूर भगाने का एकमात्र तरीका है कि आप मेहनत करिए। एक कहावत है कि आप जितना जिम में पसीना बहाते हैं, उतना ही बैटल फील्ड में आपका ब्लड कम बहने के चांसेस होते हैं। यानी आपने पहले ही तैयारी अच्छी कर ली तो बाद में आपके साथ बुरा होने का चांसेस क्या है, बहुत ही कम है। आपके फेलियर के चांसेस रिड्यूस होने लगते हैं और आपका डर धीरे धीरे खत्म होने लगता है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आने लगता है। इसी कॉन्फिडेंस को हम लोग बिल्ड कर रहे हैं दोस्तों विद द हेल्प ऑफ आवर यूनिक एमसीक्यू सीरीज। और अभी हमारा चल रहा है इकॉनमी रिलेटेड एमसीक्यूज, जिसमें कि आज हमारा टॉपिक है टैक्सेशन एंड पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया। ये इस टॉपिक का दूसरा वीडियो है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहला काम आपको करना चाहिए कि सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि जितने भी रिलेवेंट कंटेंट हैं जो आपको यूपीएससी क्लियर करने में हेल्प करेंगे वो आपके तक डायरेक्टली पहुंच सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एमसीक्यू सीरीज। तो क्वेश्चन 20 है दोस्तों, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स। तो मैट क्या है? मैट एक कॉन्सेप्ट है कि वो कंपनीज जो कि किसी न किसी तरीके से अपना टैक्स बचा लेती है। और किसी न किसी तरीके से बचाने का मतलब कि बहुत सारे टैक्स सेव करने के प्रोविजंस होते हैं। टैक्स सेव करने के प्रोविजंस होते हैं। तो एक कंपनी जो है अलग अलग प्रोविजंस लगा करके टैक्स सेव करते 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 मतलब अपना टैक्स बहुत कम कर लेते हैं, जीरो टैक्स कर लेती है। ठीक है, तो वैसे कंपनीज पर मिनिमम 15% का टैक्स तो 15.5% का टैक्स तो उन्हें देना ही पड़ेगा। यही कॉन्सेप्ट है मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स का। तो देखिए, मैट इज अ डायरेक्ट टैक्स इम्पोज ऑन द जीरो टैक्स कंपनीज। बिल्कुल, जो कॉर्पोरेट टैक्स होता है वही है मैट भी। ठीक है, लेकिन ये किन कंपनीज पर लगेगा? जीरो टैक्स कंपनीज पर, जो अपना टैक्स बहुत ज़्यादा बचा लेती है उन पर। तो क्वेश्चन नंबर 1 स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। दूसरा देखिए, it is applicable on all companies except those engaged in infrastructure and power sectors, free trade zones, charitable activities, venture and angel funds। एकदम इसको अभी के अभी याद कर लीजिए। मैट इज नॉट एप्लीकेबल ऑन, ये दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। मैट इज नॉट एप्लीकेबल ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर सेक्टर, फ्री ट्रेड जोन्स, चैरिटेबल एक्टिविटीज, वेंचर एंड एंजल फंड्स। मैट इज नॉट एप्लीकेबल ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर, फ्री ट्रेड जोन्स, चैरिटेबल एक्टिविटीज, वेंचर एंड एंजल फंड। इसको प्लीज़ आपको याद कर लेना है। ठीक है, कम से कम 2-3 बार यहीं पर बोलिए। मैट इज नॉट एप्लीकेबल ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर सेक्टर, फ्री ट्रेड जोन्स, आपका चैरिटेबल एक्टिविटीज एंड वेंचर एंड एंजल फंड्स। ठीक है, तो 20 का राइट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 and 2। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट टैक्स एक्सपेंडिचर। टैक्स एक्सपेंडिचर के रिगार्डिंग आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है। ठीक है, तो पहला, टैक्स एक्सपेंडिचर आर डायरेक्ट स्पेंडिंग्स बाय द गवर्नमेंट टू अचीव सर्टेन सोशल गोल्स। पहली बात कि ये डायरेक्ट स्पेंडिंग नहीं है। टैक्स एक्सपेंडिचर है गिविंग बैक। डायरेक्ट स्पेंडिंग का मतलब अपने पॉकेट से निकाल कर किसी को देना, लेकिन टैक्स एक्सपेंडिचर क्या है? आपसे लेना फिर आपको देना। अब देना किस लिए? सर्टेन सोशल गोल्स को मीट करने के लिए। और आपसे लेना, आपसे देना का मतलब ऐसा नहीं है कि जिस इंसान से पैसा ले रही है एग्जैक्टली उसी पर खर्च करेगी। मतलब लोगों से ले रही है और लोगों पर खर्च कर रही है। किसी से ज़्यादा ले सकती है और दूसरे लोगों पर ज़्यादा खर्च कर सकती है, इस टाइप का कुछ कर सकती है। तो ये बेसिकली जो है दोस्तों, टैक्स एक्सपेंडिचर बेसिकली गिविंग बैक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है आपका इनकरेक्ट। दूसरा देखिए, द टैक्स एक्सपेंडिचर बजट कंप्राइजेज द एस्टिमेटेड रेवेन्यू लॉस attributable to various exclusions, exemptions, deductions, non-refundable credits, deferrals, preferential trades in tax source। देखिए, सीधी सी बात है, पहला तो गलत है। दूसरा देखिए, अगर गवर्नमेंट आप पे 20% टैक्स चार्ज कर सकती है, ठीक है, 20% चार्ज करके आपको 200 रुपये आपसे उसको मिलता है। ठीक है, लेकिन किसी तरीके से 20% टैक्स के ऊपर कुछ छूट दे देती है। ठीक है, कुछ छूट दे देती है, जैसे कुछ एक्सक्लूजन्स लगा देती है और आपको 150 रुपये ही गवर्नमेंट को मिल रहा है। गवर्नमेंट को 150 रुपये ही मिल रहा है। तो जो 50 रुपीज़ है, ऐसा नहीं माना जाएगा 50 रुपीज़ गवर्नमेंट के पास आया ही नहीं। ऐसा माना जाएगा कि 50 रुपीज़ गवर्नमेंट के पास आया तो सही, और गवर्नमेंट ने स्पेंड कर दिया, तो इसको भी टैक्स एक्सपेंडिचर में काउंट किया जाएगा। ये एक्सक्लूजन्स, एग्जम्पशंस, डिडक्शंस, ये सारा कुछ जो है
टैक्स एक्सपेंडिचर में काउंट किया जाएगा. सो यू हैव टू बी अवेयर अबाउट दिस. तो सेकंड स्टेटमेंट इज एक्चुअली करेक्ट. थर्ड देखिए, प्रोविजंस ऑफ द टैक्स एक्सपेंडिचर बजट रिड्यूस द इनकम टैक्स लायबिलिटीज ऑफ इंडिविजुअल्स और बिजनेसेस दैट अंडरटेक सर्टेन टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज. ठीक है, तो बिल्कुल सही बात है. कुछ प्रोविजंस आपके ऐसे होते हैं टैक्स के कि अगर कोई बिजनेस कुछ सर्टेन एक्टिविटीज कर रहा है, मान लीजिए ग्रीन सेक्टर में कोई काम कर रहा है तो उसको कुछ कम टैक्स लगेगा. ठीक है, मान लीजिए अलग अलग सेक्टर्स में वो काम कर रहा है तो अलग अलग प्रोविजंस हैं टैक्स से रिलीफ मिलने के. तो ये बात बिल्कुल सही है कि थर्ड स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है. तो 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 2 and 3 ओनली. देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 22 में एक टर्म दिया हुआ है, व्हाट इज करेक्ट अबाउट ग्रैंड फादरिंग क्लॉज इन टैक्स रिलेटेड एक्ट्स. ग्रैंड फादरिंग क्लॉज का मतलब क्या है कि नया एक्ट आ चुका है या नया रूल आ चुका है, लेकिन सर्टेन सेक्टर्स में या सर्टेन सिचुएशंस में ओल्ड रूल्स ही एप्लीकेबल हो रहा है. इसी को बोलते हैं ग्रैंड फादरिंग क्लॉज. न्यू रूल्स हैव बीन नोटिफाइड एंड दे विल बी अप्लाइड इन द फ्यूचर केसेस, बट इन सर्टेन केसेस द ओल्ड रूल्स आर बीइंग यूटिलाइज्ड इवन नाउ. इसी चीज को बोलते हैं ग्रैंड फादरिंग क्लॉज. पहला स्टेटमेंट पढ़ी, इट इज a provision in which an old rule continues to apply to some existing situations while a new rule will apply to all future cases. बिल्कुल एकदम यही इसका करेक्ट स्टेटमेंट है, बाकी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है. ठीक है, तो 22 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए. क्वेश्चन 23 देख लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल्स अंडर नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट्स. नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट्स के अंदर क्या क्या फॉल करेगा ये आपसे पूछा जा रहा है. तो देखिए, दो टाइप के चीज़ें हैं, एक तो है रेवेन्यू और एक है कैपिटल. रेवेन्यू के अंदर है रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर, कैपिटल के अंदर है रिसिप्ट और है एक्सपेंडिचर. ऐसे समझ लीजिए. ठीक है, तो करेंसी प्रिंटिंग से गवर्नमेंट को फायदा हो रहा है और ये होगा रेवेन्यू रिसिप्ट का पार्ट. तो पहला बिल्कुल करेक्ट है. दूसरा देखिए, प्रॉफिट्स एंड डिविडेंड्स फ्रॉम पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स. तो ये भी एक तरीके से रेवेन्यू रिसिप्ट का पार्ट है. ठीक है, और यहाँ ध्यान रखिएगा नॉन टैक्स टैक्सेस भी रेवेन्यू रिसिप्ट का ही पार्ट होते हैं, ये भी समझ लीजिएगा. जैसे डायरेक्ट टैक्स, आपका इनकम टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स, और इनडायरेक्ट टैक्स जैसे जीएसटी, कस्टम, ये सारा कुछ जो है ये भी आपका रेवेन्यू रिसिप्ट का ही पार्ट होती है. बट चूंकि यहाँ नॉन टैक्स की बात की जा रही है तो ये सबको हम लोगों को तो काउंट करना ही नहीं है. ठीक है, तो खैर पहला करेंसी प्रिंटिंग रेवेन्यू रिसिप्ट का पार्ट है. प्रॉफिट्स एंड डिविडेंड्स फ्रॉम पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, ये भी रेवेन्यू रिसिप्ट का पार्ट है. फाइन्स रिसिव्ड बाय द गवर्नमेंट, देखिए फाइन्स, फी, पेनाल्टी, ये सब भी रेवेन्यू रिसिप्ट का ही पार्ट है. फिर देखिए, ग्रांट्स गिवन टू द स्टेट्स. अब एक बात समझिए, ग्रांट्स दिया जा रहा है सेंटर के द्वारा स्टेट को, तो सेंटर के लिए ये रिसिप्ट नहीं, ये क्या है? एक्सपेंडिचर है. सेंटर के लिए क्या है? एक्सपेंडिचर है. तो फोर्थ तो आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा. फिर पांचवा देखिए, लोन्स रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट. देखिए लोन्स जो है ना दोस्तों, लोन और इंटरेस्ट हमेशा याद रखिएगा. लोन जो है वो कैपिटल है, इंटरेस्ट जो है वो रिसिप्ट है. इंटरेस्ट जो है वो रेवेन्यू है. ठीक है, अगर आप लोन दे रहे हैं तो आपने कैपिटल दिया है, लोन के ऊपर आप अगर इंटरेस्ट आपको कमाई हो रही है तो आपको रेवेन्यू मिल रहा है. उस तरह से आपने लोन ले रखा है तो वो आपका कैपिटल आपने लिया है, और लोन के ऊपर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो रहा है. इस बात को ध्यान में रखिएगा. लोन इज कैपिटल, इंटरेस्ट इज रेवेन्यू. तो लोन्स रिसिव्ड बाय द गवर्नमेंट, तो ये आपका कैपिटल रिसिप्ट हुआ, ना कि रेवेन्यू रिसिप्ट हुआ. तो फिफ्थ आपका गलत है. तो इसका 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1, 2 and 3. आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे हम लोग. विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. अब वही चीज आ गया कि दे आर ऑफ कंजम्पटिव काइंड एंड डू नॉट इन्वॉल्व क्रिएशन ऑफ प्रोडक्टिव एसेट्स. बिल्कुल, जो कंजम्पशन में जो खर्च होता है, ठीक है, लेकिन कोई प्रोडक्टिव एसेट जिससे क्रिएट नहीं होता, उसी को हम लोग बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. लेकिन अगर कोई प्रोडक्टिव एसेट आप क्रिएट कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर. तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल आपका क्या है? सही है. दूसरा देखिए, दिस इंक्लूड्स ऑल द रीपेमेंट लायबिलिटीज ऑफ द गवर्नमेंट. ठीक है,
तो आप समझ लीजिए कि ये सारा का सारा रीपेमेंट लाइबिलिटी जो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में नहीं आएगा। आपने लोन लिया है तो लोन के ऊपर आप इंटरेस्ट जो देंगे वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आएगा, लेकिन जो लोन का जो मूलधन जो है, यानी जिसको क्या बोलते हैं कैपिटल को जब पे करेंगे, ठीक है, इंटरेस्ट पे करेंगे तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा, लेकिन जो लोन पे करेंगे वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। तो ऑल रीपेमेंट लाइबिलिटीज जो है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। कुछ जो है रीपेमेंट लाइबिलिटीज आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। तो सेकंड स्टेटमेंट आपका क्या इनकरेक्ट है। थर्ड देखिए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज यूज्ड इन रनिंग ए गवर्नमेंट। बिल्कुल, गवर्नमेंट या किसी भी प्रोडक्टिव एसेट को क्रिएट कर लिया गया, जैसे स्कूल को क्रिएट किया गया तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ। अब स्कूल को रन किया जा रहा है तो वो हो गया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जैसे टीचर्स का सैलरी वगैरह वगैरह, तो ये सब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट हो गया। ठीक है, उसी तरह से गवर्नमेंट को रन करने में जो खर्च हो रहा है वो भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट है। ठीक है, और गवर्नमेंट क्रिएट करने में जो पैसा खर्च हो रहा है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट है। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 1 and 3 ओनली। आई 25th क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट प्राइमरी डेफिसिट इज आर इनकरेक्ट। ठीक है, तो प्राइमरी डेफिसिट मैंने आपको कल बताया था कि प्राइमरी डेफिसिट का मतलब क्या होता है कि फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट लायबिलिटीज फ्रॉम प्रीवियस ईयर्स, यानी प्रीवियस ईयर से आपने जो लोन वगैरह ले रखा है उसका जो इंटरेस्ट आप पे कर रहे हैं उसको आप फिजिकल डेफिसिट में से घटा दीजिए, तो उसी को बोलते हैं प्राइमरी डेफिसिट। तो देखिए पहला क्या है स्टेटमेंट, इंटरेस्ट लायबिलिटीज व्हेन एडेड टू द फिजिकल डेफिसिट मेक्स इट द प्राइमरी डेफिसिट। नहीं, when interest liabilities is subtracted from the fiscal deficit then it becomes primary deficit। पहला स्टेटमेंट है आपका रॉन्ग। दूसरा देखिए, the decreasing trends in primary deficit indicates government's decreasing dependence on borrowings। अब आप सिंपल समझिए, ये प्राइमरी डेफिसिट है इज इक्वल टू क्या, फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट लायबिलिटीज। ठीक है, अब अगर प्राइमरी डेफिसिट घट रहा है तो दो केसेस हो सकता है कि ओवरऑल फिजिकल डेफिसिट भी घट रहा हो, और ऐसा हो सकता है कि फिजिकल डेफिसिट घट नहीं रहा हो। ठीक है, फिजिकल डेफिसिट सेम टू सेम है लेकिन प्राइमरी डेफिसिट घट रहा है। तो अगर प्राइमरी डेफिसिट सिर्फ घट रहा है और फिजिकल डेफिसिट सेम टू सेम है तो इसका मतलब इंटरेस्ट लायबिलिटी क्या हो रहा होगा, बढ़ रहा होगा। मेरी बात समझ रहे हैं, प्राइमरी डेफिसिट इज डिक्रीजिंग, फिजिकल डेफिसिट इज सेम, क्योंकि यहाँ कुछ भी मेंशन नहीं किया कि फिजिकल डेफिसिट घट रहा है कि नहीं घट रहा है, तो उसको हम लोग सेम मानेंगे। इकोनॉमी में देयर इज अ टर्म कॉल्ड सेरेटो पैरिबस। अब मैं यहाँ पे ये टर्म क्यों लाया हूँ, ठीक है, ये आपको तुरंत गूगल करके सेरेटो पैरिबस का मीनिंग कमेंट में लिख ही देना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये सेरेटो पैरिबस कंडीशन को इमेजिन किया जाए तो इसका मतलब फिजिकल डेफिसिट सेम टू सेम है पर प्राइमरी डेफिसिट घट रहा है, इसका मतलब इंटरेस्ट लायबिलिटीज बढ़ रहा है। तो सेकंड स्टेटमेंट क्या हो गया आपका, रॉन्ग हो गया। डिक्रीजिंग ट्रेंड्स इन प्राइमरी डेफिसिट इंडिकेट्स गवर्नमेंट्स इंक्रीजिंग डिपेंडेंस ऑन बोरोइंग्स, इसलिए सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। तो 25th का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 and 2, क्योंकि इनकरेक्ट पूछ रहा है। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल इज आर करेक्ट। देखिए, एक है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल, इसका नाम से आप समझ सकते हैं कि ये ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को जज करता है और डेवलपमेंट को जज करने के लिए इसको बनाया गया है। तो इसका जो चेयरपर्सन है, चेयरमैन जो है वो होते हैं फाइनेंस मिनिस्टर, और इसके अंदर जितने भी आपके क्या बोलते हैं रेगुलेटरी बॉडीज हैं फाइनेंशियल सेक्टर के, जैसे IRDAI, RBI, SEBI, फिर PFRDA क्या होता है, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, PFRDA, इन सबके चेयरपर्सन भी इसे क्या होते हैं, मेंबर होते हैं। ठीक है, और ये ओवरऑल देखता है कि इकोनॉमी कितना स्टेबल है और कितना डेवलप वगैरह कर सकता है। ठीक है, तो देखिए द फाइनेंस सेक्रेटरी इज द चेयरमैन ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल, तो ये गलत है क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर इज द चेयरमैन, ना कि फाइनेंस सेक्रेटरी, पहला गलत है। दूसरा देखिए, इट इज एन ऑटोनोमस बॉडी डीलिंग विथ मैक्रो प्रूडेंशियल एंड फाइनेंशियल रेगुलरिटीज इन द इंटायर फाइनेंशियल सेक्टर ऑफ इंडिया, बिल्कुल ये करेक्ट स्टेटमेंट है। मैक्रो प्रूडेंशियल मतलब आप समझते हैं ना कि कुछ मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स होते हैं, तो वो सही से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं,
ठीक है, हमारे फंडामेंटल सही है कि नहीं है उन सब पर ये लोग काम करते हैं। तो दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल आपका करेक्ट है। तीसरा देखिए, प्रोमोटिंग फाइनेंशियल लिटरेसी एंड इंश्योरिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन आर द फंक्शंस ऑफ FSDC। आप इसके नाम से सब कुछ से समझ सकते हैं कि यस, इसका एक फंक्शन तो ये होगा ही, ये फाइनेंशियल लिटरेसी प्रमोट करा, क्योंकि सोचिए ना IRDAI, RBI, SEBI सबके चेयरपर्सन यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो ये लोग तो चाहेंगे ही ना कि आपका फाइनेंशियल लिटरेसी वगैरह, फाइनेंशियल इंक्लूजन ये सब बढ़ाया जाए। तो थर्ड स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। तो 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर C, 2 and 3 ओनली। देख लीजिए, FSDC में मेंबर्स होते हैं RBI के जो हेड है वो, IRDAI के हेड, सेबी के हेड, PFRDA के हेड, फिर फाइनेंस सेक्रेटरी, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, ये सब रहते हैं। फिर देखिए इसका काम क्या क्या है, स्टेबिलिटी इन फाइनेंशियल सेक्टर, डेवलपमेंट ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर, इंटर रेगुलेटरी में बॉडीज में कोऑर्डिनेशन, फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ाना, फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ाना, तो यही सब इसका काम है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। Which of the following statements regarding the Reserve Bank of India are correct? RBI के रिगार्डिंग करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए, द कॉन्सेप्ट ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज बेस्ड ऑन द स्ट्रेटजी फॉर्मुलेटेड बाय डॉक्टर अंबेडकर इन हिज बुक नेम्ड द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने एक बुक लिखी थी, द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन, और इसके आधार पर ही RBI का कॉन्सेप्ट तैयार किया गया था। ये बिल्कुल आपका सही स्टेटमेंट है। ठीक है, अब यहीं पर मैं आपसे पूछूंगा कि दादा भाई नौरोजी और RC दत्त ने कौन कौन सी बुक लिखी है, ये भी आपको कमेंट में बताना चाहिए। ये सब नाम आपको वैसे पता ही होने चाहिए। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट आपका बिल्कुल क्या करेक्ट है। दूसरा देखिए, RBI रेगुलेट्स द क्रेडिट एंड करेंसी सिस्टम इन इंडिया, तो बिल्कुल RBI का काम ही है क्रेडिट करेंसी सिस्टम इन सबको रेगुलेट करना, तो दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल आपका करेक्ट है। तीसरा देखिए, RBI मैनेजेस द फॉरेक्स रिजर्व्स ऑफ इंडिया, ये भी आपको पता है कि ये भी सही स्टेटमेंट है। फोर्थ देखिए, द RBI इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग द पब्लिक विथ ए सफिशिएंट सप्लाई ऑफ करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स, तो करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स का जो सप्लाई है ये भी RBI का ही फंक्शन है। देखिए, प्रिंटिंग जो है, जो करेंसी नोट्स होती है उसका प्रिंटिंग कौन करता है? RBI करता है, और सारे के सारे कॉइन्स का जो मिंटिंग है, देखिए करेंसी नोट की होती है प्रिंटिंग और कॉइन्स की होती है मिंटिंग। ठीक है, तो कॉइन्स की मिंटिंग और करेंसी नोट्स की प्रिंटिंग RBI करता है। सिर्फ जो 1 रुपये का करेंसी नोट है, 1 रुपये का नोट है, उसका जो प्रिंटिंग होती है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है, ना कि RBI करती है। लेकिन सप्लाई तो ये 1 रुपये के नोट का भी और बाकी सारे करेंसी नोट का भी और सारे कॉइन्स का भी कौन करता है? RBI ही करता है। तो सप्लाई वाले में तो आप एकदम गारंटी बोल सकते हैं कि RBI का ही ये काम है। तो 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर D, ऑल ऑफ द एबव। और ये बुक का नाम आपको अपना नहीं याद है तो अभी याद कर लीजिए या लिख लीजिए कहीं, BR अम्बेडकर की बुक, प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन। ठीक है, प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन इज रिटन बाय डॉक्टर BR अम्बेडकर। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए। और देखिए, RBI का फंक्शन देख लीजिए, वर्क्स एज मॉनेटरी अथॉरिटी एंड इम्प्लीमेंट मॉनेटरी पॉलिसीज, रेगुलेट्स क्रेडिट एंड करेंसी सिस्टम इन इंडिया, इंश्योर्स प्राइस स्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, मैनेजेज फॉरेक्स रिजर्व, फिर देखिए रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द वैल्यू ऑफ रूपी आउटसाइड द कंट्री, फिर एड्स फॉरेन ट्रेड पेमेंट, फिर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग द पब्लिक विथ ए सफिशिएंट सप्लाई ऑफ करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स। फिर देखिए, क्वालिटी ऑफ करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स इज ऑल्सो टेकन केयर ऑफ, क्वालिटी भी मेंटेन करना वो भी RBI का काम है, इसी के लिए नए नए फीचर्स इंट्रोड्यूस किए जाते हैं नोट्स में। फिर देखिए, RBI इज इन चार्ज ऑफ इशूइंग एंड एक्सचेंजिंग ऑफ करेंसी एंड कॉइन्स, ऑल्सो द डिस्ट्रक्शन ऑफ करेंसी एंड कॉइन्स दैट आर नॉट फिट फॉर सर्कुलेशन, वो भी RBI ही कर, जो नोट बहुत ज़्यादा फट चिट जाते हैं उसको डिस्ट्रक्ट करना, डिस्ट्रॉय करना भी RBI का ही काम है दोस्तों। देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 में आते हैं अपन। तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, DPIIT, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। ठीक है, तो देखिए, इट इज द नोडल एजेंसी फॉर इंप्लीमेंटिंग पॉलिसीज रिलेटेड टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, तो बिल्कुल सही बात है। जो IPR रिलेटेड चीज़ें हैं जैसे इंडस्ट्रियल डिजाइन, फिर आपका पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स, GI टैग्स, इन सब को मैनेज करने का काम कौन करता है? DPIIT ही करता है। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा देखिए, DPIIT लुक्स फॉर फॉर्मुलेटिंग, प्रमोटिंग एंड फैसिलिटेटिंग पॉलिसीज ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट।
ठीक है। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड पॉलिसीज को प्रमोट करने का काम ये सारा काम भी कौन करता है, DPIIT ही करता है। फिर तीसरा देखिए, प्रोमोटिंग इंटरनल एंड एक्सटर्नल ट्रेड इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ DPIIT। नाम देख लीजिए, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। तो इंटरनल ट्रेड तो 100% ये करेगा, लेकिन एक्सटर्नल ट्रेड ये नहीं करेगा। एक्सटर्नल ट्रेड के लिए एक और बॉडी है जिसका नाम है DGFT, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ आपका फॉरेन ट्रेड, ठीक है, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। और ध्यान ये रखना है आपको, तीसरा स्टेटमेंट तो गलत है, पहला सही है, दूसरा सही है। DPIIT ये देखता है मेनली इंटरनल ट्रेड, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का काम ये देखता है, और DGFT देखता है फॉरेन ट्रेड का काम, ठीक है। और दोनों किस मिनिस्ट्री के अंदर है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर, ठीक है। तो ये दोनों डिपार्टमेंट्स मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर ही है। इंटरनल ट्रेड का काम देखेगा DPIIT और एक्सटर्नल फॉरेन ट्रेड का काम देखेगा DGFT, ठीक है। ये हो गया दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट नेशनल हाउसिंग बैंक इज आर करेक्ट। तो नेशनल हाउसिंग बैंक के रिगार्डिंग करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछा जा रहा है। तो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रजिस्टरिंग हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज। बिल्कुल, जो नेशनल हाउसिंग बैंक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है कि ये टोटली ओन्ड बाई RBI है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसको टोटली ओन करता है, ठीक है। और ये इंडिया में हाउसिंग सेक्टर को फैसिलिटेट करने का काम करता है। तो उसके लिए क्या करता है, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को रजिस्ट्रेशन देता है, तो पहला सही है। दूसरा देखिए, द नेशनल हाउसिंग बैंक इंश्योर्स दैट ऑल द हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज अंडर द एक्ट फॉलो द रेगुलेटरी कैपिटल रिक्वायर्ड एज आउटलाइंड इन बेसल गाइडलाइंस। तो मेनली बात यह है कि हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को रेगुलेट कौन करेगा, नेशनल हाउसिंग बैंक ही करेगा। तो यस, ये देखना NHB का ही काम है। तो सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 29 का राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर C, 1 and 2 बोथ। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, विथ रेफरेंस टू रूरल फाइनेंसिंग इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट, ठीक है। तो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड इज मेंटेन्ड बाय नाबार्ड। तो ये बात बिल्कुल सही है। जो RIDF है दोस्तों, इसको सेटअप किया गया था लगभग 1995 में रूरल इंफ्रा डेवलपमेंट फंड को सेटअप किया गया था, जिसको कि नाबार्ड मेंटेन करता है। और इसके लिए पैसा कहाँ से आता है, देखिए, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का नॉर्म्स है बैंक्स का, कि पर्टिकुलर सेक्टर्स जैसे कि एग्रीकल्चरल सेक्टर्स वगैरह को आपको इतना इतना लोन देना है। मान लीजिए बैंक उतना लोन नहीं दे पाया जितना देना है PSL में, ठीक है। 10% 40% लोन देना है PSL को, तो मान लीजिए इससे 30% लोन दे पाया, तो 10% लोन ये चाहता है कि कहीं तो मतलब प्रायोरिटी सेक्टर में मैं दूं। तो यही पैसा जो है बैंक क्या कर सकता है, ये रूरल इंफ्रा डेवलपमेंट फंड में इन्वेस्ट कर सकता है। तो इसका प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का नॉर्म भी मीट हो गया और रूरल इंफ्रा डेवलपमेंट फंड के पास पैसे भी आ गए। अब फायदा क्या है बैंक को, कि बैंक को अब इसकी गारंटी कौन दे रहा है, नाबार्ड दे रहा है, ठीक है। तो ना देखिए, एक किसान को वो लोन देते हैं, तो किसान ज़्यादातर मतलब ऐसा हो सकता है कि किसान उस पैसे को डुबा भी सकता है, लेकिन नाबार्ड के साथ ये चांसेस क्या है, कम है थोड़ा। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल आपका करेक्ट है। दूसरा देखिए, द किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम वाज डिजाइन्ड बाय नाबार्ड इन एसोसिएशन विद द RBI। तो दूसरा स्टेटमेंट भी आपका बिल्कुल सही है दोस्तों। किसान क्रेडिट कार्ड जो स्कीम है, देखिए इसी से पता चल जाता है कि नाबार्ड जो है शॉर्ट टर्म फंड के लिए भी काम कर रहा है। तो किसान क्रेडिट कार्ड जो हो गया आपका शॉर्ट टर्म फंड, और ये आपका रूरल इंफ्रा डेवलपमेंट फंड हो गया आपका लॉन्ग टर्म फंड। रूरल इंफ्रा डेवलपमेंट फंड हो गया लॉन्ग टर्म फंड। तो दोनों फैसिलिटेट करने का काम कर रहा है नाबार्ड। और किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नाबार्ड और RBI ने मिल करके ये स्कीम को डिजाइन किया था। तो सेकंड स्टेटमेंट भी बिल्कुल आपका क्या है, करेक्ट है। ये याद रहे कि किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम कोई नया स्कीम नहीं है, ये 1998 से ही चला रहा है। हालांकि रिसेंटली इसमें कुछ अमेंडमेंट्स हुए हैं, जैसे कि जो मत्स्य पालन करते हैं फिशरीज, उनको भी किसान क्रेडिट कार्ड से बेनिफिट मिलता है। तो सेकेंड स्टेटमेंट भी आपका क्या करेक्ट है। डी देखिए, ऑप्शन नंबर 3 देखिए, नाबार्ड प्रोवाइड्स रिकमेंडेशंस टू RBI ऑन इशूज ऑफ लाइसेंसेस टू कोऑपरेटिव बैंक्स। तो ये काम भी नाबार्ड ही करता है दोस्तों, कि जो लाइसेंसिंग इशूज है विथ रिस्पेक्ट टू कोऑपरेटिव बैंक्स, इससे रिलेटेड रिकमेंडेशंस RBI को नाबार्ड देता है। क्योंकि आप देख रहे हैं ना कि रूरल सेक्टर में नाबार्ड कितना एक्टिव है,
ठीक है। और जनरली जो भी ये आपके कोऑपरेटिव सोसाइटीज है जो कि रूरल सेक्टर्स में एक्टिवेट रहते हैं, तो उनको उसका नाबार्ड को उनसे रिलेटेड ज़्यादा आइडिया रहता है, तो नाबार्ड प्रोवाइड्स द रिकमेंडेशंस टू द आरबीआई। ठीक है, तो थर्ड स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। तो 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव। आई क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट अबाउट द स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, सिडबी। ठीक है, तो सिडबी से रिलेटेड आपसे करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछे जा रहे हैं। सो तो सिडबी एम्स टू फैसिलिटेट एंड स्ट्रेंथन क्रेडिट फ्लो टू एमएसएमईज एंड एड्रेस बोथ फाइनेंशियल एंड डेवलपमेंटल गैप्स इन एमएसएमई इकोसिस्टम अक्रॉस द कंट्री। तो दोस्तों क्या बोला है? सिडबी एम्स टू फैसिलिटेट एंड स्ट्रेंथन क्रेडिट फ्लो टू एमएसएमई, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और फाइनेंशियल और डेवलपमेंट गैप्स जितना एमएसएमई इकोसिस्टम है उसको ब्रिज करने का काम भी सिडबी का है। तो ये दोनों ये मतलब इस स्टेटमेंट का दोनों ही पार्ट बिल्कुल आपका करेक्ट है। दूसरा देखिए, इन ऑर्डर टू इंक्रीज एंड सपोर्ट मनी सप्लाई टू द एमएसएमई सेक्टर इट ऑपरेट्स अ रीफाइनेंस प्रोग्राम नोन एज इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस प्रोग्राम। तो याद रखिए, सिडबी डायरेक्ट लोन नहीं देता, ये रीफाइनेंसिंग के थ्रू लोन देता है। ठीक है, तो इसका प्रोग्राम है इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस प्रोग्राम। ठीक है, इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस प्रोग्राम के तहत ये बैंक्स को और एनबीएफसी वगैरह को ये पैसे सप्लाई करेगा, जो कि फर्दर इस लोन को कहाँ देंगे? एमएसएमई सेक्टर को देंगे। ठीक है, तो दूसरा स्टेटमेंट भी बिल्कुल आपका क्या है? करेक्ट है। तीसरा देखिए, क्रिसीडेक्स इंडियाज फर्स्ट सेंटीमेंट इंडेक्स फॉर माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज हैज बीन डेवलप्ड जॉइंटली बाय आरबीआई एंड सिडबी। देखिए, मैं हमेशा क्यों बोलता हूँ आपको कि जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं उसका नाम आपको ध्यान में रहना चाहिए। अगर आपको नाम ध्यान में रहे, एक इंस्टीट्यूशन जिसका नाम है क्राइसिल। अब ये क्राइसिल क्या करता है? ठीक है, ये अगर आप कमेंट में बताएं तो बहुत अच्छा रहेगा। तो आपको नाम से समझ में आ रहा होगा कि ये क्रिसीडेक्स जो है कहीं ना कहीं क्राइसिल ने ही डेवलप किया है। ठीक है, इतना तो आपको बता सकते हैं, यानी कि इसमें क्राइसिल के बारे में कहीं मेंशन नहीं किया हुआ है। ठीक है, तो अब आप समझ सकते हैं कि ये स्टेटमेंट क्या है? गलत है। क्रिसीडेक्स जो है क्राइसिल प्लस सिडबी ने मिलकर के डेवलप किया है। और आप कमेंट में बताइए कि क्राइसिल क्या है। ठीक है, व्हाट इज क्राइसिल? थर्ड स्टेटमेंट इज एक्चुअली रॉन्ग। ठीक है, तो 31 का राइट आंसर का जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 एंड 2 ओनली। ऑलराइट, आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। तो 32 में यहाँ तीन टर्म्स दिए हैं, मोनेटाइज डिफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट और इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। और उसके बगल में उसके साइड में आपका उसका मीनिंग बताने का, उसका डेफिनेशन बताने का कोशिश किया गया है। तो बताना है कि कितना इसमें सही है, कितना गलत है। तो पहला देखिए, मोनेटाइज डेफिसिट, तो मोनेटरी सपोर्ट द आरबीआई एक्सटेंड्स टू द सेंटर एज पार्ट ऑफ गवर्नमेंट्स बोरोइंग प्रोग्राम। मोनेटाइज डेफिसिट का सिंपल मतलब ये है कि गवर्नमेंट की वो डेफिसिट जिसको कि आरबीआई फाइनेंस कर देती है, आरबीआई जिसको फाइनेंस कर देती है उसी को बोलते हैं मोनेटाइज डेफिसिट, यानी डेफिसिट को ही क्या कर दिया गया? मोनेटाइज कर दिया गया। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट आपका क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा देखिए, रेवेन्यू डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट का सिंपल मतलब समझ लीजिए। रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट। ठीक है, तो देखिए, एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर। ठीक है, तो पहली बात तो टोटल एक्सपेंडिचर टोटल रिसिप्ट की बात ही नहीं करनी है, सिर्फ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसिप्ट की बात करनी है। और रेवेन्यू रिसिप्ट में देखिए, रेवेन्यू डेफिसिट बराबर हो जाएगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट। और ये जो लिखा है ना, देखिए ये है आपका टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट एक्सेप्ट बोरोइंग। तो ये है आपका फिस्कल डेफिसिट, ये है फिस्कल डेफिसिट। टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट एक्सेप्ट बोरोइंग, मतलब अब लोन जो फिस्कल डेफिसिट आप लोन से चुका ले रहे हो वो नहीं, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट हो गया आपका फिस्कल डेफिसिट एक्सेप्ट बोरोइंग। लोन तो आप अभी लोगे, ठीक है, लेकिन लोन लिए बिना जितना डिफरेंस आ रहा है एक्सपेंडिचर और रिसिप्ट में टोटल, यानी रेवेन्यू का भी और कैपिटल दोनों का, तो उसको बोलेंगे हम लोग फिस्कल डेफिसिट। तो ये फिस्कल डेफिसिट का कहीं ना कहीं डेफिनेशन दिया है, रेवेन्यू डेफिसिट का डेफिनेशन ये नहीं दिया, तो सेकंड आपका रॉन्ग है। थर्ड देखिए, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, दूसरा गलत है। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है? देखिए जनरली हम लोग सेंटर के रिस्पेक्ट में भी बात कर रहे हैं, ठीक है,
तो सेंटर क्या करता है कि कुछ पैसा तो क्या कर रहा है, अपने खर्च वगैरह को मैनेज करने के लिए खर्च कर रहा है, यानी कि जैसे सैलरीज पेंशन वगैरह देने के लिए कर रहा है, तो उसको बोलेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और कुछ पैसा जो है वो कैपिटल क्रिएट करने के लिए, कुछ एसेट्स क्रिएट करने के लिए खर्च कर रहा है, तो उसको बोलेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब देखिए, कुछ पैसा वो स्टेट को दे देता है, ठीक है, एज ए ग्रांट्स वगैरह, एज ए ग्रांट्स, ठीक है। तो ये ग्रांट्स भी आ जाते हैं कहीं ना कहीं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर ही। जो पैसा सेंटर स्टेट को दे रहा है, तो वो सेंटर ने इसका कोई फिजिकल एसेट तो क्रिएट नहीं किया, सेंटर ने फिजिकल एसेट नहीं क्रिएट किया, इसलिए सेंटर के कैपिटल एक्सपेंडिचर में काउंट नहीं होता है। जो ग्रांट सेंटर ने स्टेट को दिया है वो जनरली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में काउंट होता है। लेकिन इस ग्रांट का कुछ हिस्सा स्टेट जो है वो रेवेन्यू में खर्च करेंगे, और कुछ हिस्सा किस में खर्च करेंगे, कैपिटल में खर्च करेंगे। सेंटर ने जो ग्रांट दिया उसका कुछ पैसा से जो स्टेट्स हैं उसको खर्च कर देंगे ऐसी सैलरीज में, पेंशन्स में, ठीक है, वगैरह वगैरह में। और कुछ पैसे से, कुछ ग्रांट्स के कुछ पैसे से स्टेट क्या कर सकता है, कैपिटल क्रिएट कर सकता है, कुछ फिजिकल एसेट्स, स्कूल, रोड वगैरह बना सकता है, ठीक है। तो कायदे से इस पैसे को कहाँ काउंट होना चाहिए था, कायदे से इस पैसे को काउंट होना चाहिए था कैपिटल एक्सपेंडिचर में। लेकिन इसको काउंट कहाँ किया गया है, इसको सेंटर के द्वारा इसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में काउंट किया गया है। तो जब ऐसा पैसा जो सेंटर ने स्टेट को ग्रांट दिया था, जिसको कि स्टेट ने कैपिटल के रूप में खर्च किया गया, जब उसको हम लोग रेवेन्यू डेफिसिट में से माइनस कर देते हैं, तो रेवेन्यू डेफिसिट माइनस ग्रांट्स टू स्टेट, ठीक है, स्पेंट इन क्रिएटिंग फिजिकल एसेट्स इज इक्वल टू हो जाएगा इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। तो इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट इज रेवेन्यू डेफिसिट माइनस ग्रांट्स टू स्टेट विच वाज स्पेंट इन इंक्रीजिंग इन क्रिएटिंग फिजिकल एसेट्स, तो उसको बोलेंगे इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। तो यही है थर्ड का मीनिंग। लेकिन यहाँ क्या लिखा हुआ है, द बोरोइंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट, ये बेसिकली है आपका प्राइमरी डेफिसिट, ठीक है, ये क्या है, प्राइमरी डेफिसिट, ठीक है। तो खैर आपका क्या हो जाएगा, पहला सही है, दूसरा गलत है, तीसरा आपका क्या है, गलत है। तो 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, 1 ओनली। ओके, आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग टैक्सेशन सिस्टम। टैक्सेशन सिस्टम के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स दिया हुआ है। स्पेसिफिक टैक्स इज द टैक्स विच इज फिक्स्ड एज पर ईच यूनिट ऑफ गुड और सर्विस रादर देन बेस्ड ऑन इट्स वैल्यू, ठीक है। तो स्पेसिफिक टैक्स इसी को बोलते हैं जो यूनिट ऑफ प्रोडक्शन पर लगा जाता है। मान लीजिए आपने 1 लीटर पेट्रोल बेचा, तो उस 1 लीटर पेट्रोल पर 5 रुपए का टैक्स लगा हुआ है, तो ये स्पेसिफिक टैक्स हुआ। अब 1 लीटर पेट्रोल का प्राइस कुछ भी हो चाहे, लेकिन 5 ही रुपए उस पर टैक्स लग रहा है, तो ये हो गया क्या, स्पेसिफिक टैक्स। लेकिन 1 लीटर पेट्रोल के प्राइस पर अगर टैक्स लगाया जाता तो वो स्पेसिफिक टैक्स नहीं होता। मेरी बात समझ रहे हैं, अगर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन पर टैक्स लगाया जा रहा है इंस्टेड ऑफ वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन, देन इट इज कॉल्ड एज स्पेसिफिक टैक्स। तो जैसे पेट्रोल वगैरह इसका सही एग्जांपल है। तो पहला स्टेटमेंट है आपका करेक्ट। दूसरा देखिए, अ प्रोपोर्शनल टैक्स इज ए टैक्स इम्पोज्ड इन सच ए मैनर दैट द टैक्स रेट डिक्रीजेज एज द अमाउंट सब्जेक्ट टू टैक्सेशन इंक्रीजेज। ऐसा नहीं है, गलत है। प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है कि जैसे जैसे अमाउंट बढ़ रहा है, जिस अमाउंट पर को टैक्स किया जा रहा है, तो वैसे वैसे टैक्सेशन भी क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए, ठीक है। ये जो लिखा हुआ है ये है रेग्रेसिव टैक्स का एग्जांपल, कि जैसे जैसे अमाउंट बढ़ रहा है, आपका मान लीजिए इनकम बढ़ रहा है, आप जैसे जैसे इनकम बढ़ रहा है वैसे वैसे आप पर लगने वाला टैक्स घट रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, रेग्रेसिव टैक्सेशन बोलेंगे, ठीक है। तो सेकेंड स्टेटमेंट क्या आपका रॉन्ग है। थर्ड देखिए, कंजम्पशन टैक्स और डेस्टिनेशन टैक्स आर लिवाइड वेयर गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड। भैया इसको तो प्रोडक्शन टैक्स बोलेंगे, जहां पर गुड्स और सर्विसेज कंज्यूम किए जा रहे हैं उसी को अगर वहां पर टैक्स लगेगा तभी तो इसको कंजम्पशन टैक्स या फिर डेस्टिनेशन टैक्स बोलेंगे। जहां प्रोड्यूस हो रहा है वहीं टैक्स लगा दिया तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम लोग प्रोडक्शन टैक्स, उसको बोलेंगे हम लोग प्रोडक्शन टैक्स, ना कि कंजम्पशन टैक्स। तो थर्ड स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है। आपको ध्यान रखना है कि जीएसटी जो है वो कंजम्पशन टैक्स है या फिर डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, ठीक है। तो 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 और 3 दोनों तो गलत है। 1 ही सिर्फ करेक्ट है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 ओनली। ओके,
आइए दोस्तों, कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी का क्या मीनिंग है ये पूछ रहा आपसे। कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी यानी कि कैपिटल अकाउंट में जो पैसा है रुपीज को डॉलर में कन्वर्ट करने दो, डॉलर को रुपीज में कन्वर्ट करने दो। अगर ये अलाउड है तो इसी को बोलेंगे कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी। तो पहला बोल रहा है द फ्रीडम टू कन्वर्ट डोमेस्टिक करेंसी इनटू फॉरेन करेंसी एंड वाइस वर्सा। यहाँ तक बिल्कुल सही है। फॉर ट्रेड इन गुड्स एंड इंडिविजुअल्स, नहीं तो फिर ये क्या हो जाएगा, करेंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी। आई होप आपको अब बताने की जरूरत नहीं है कि करेंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी और कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी क्या है। तो पहला स्टेटमेंट तो रॉन्ग है। दूसरा देखिए, वेटेड एवरेज ऑफ कंट्रीज करेंसी, ये सब कुछ नहीं। अनएडजस्टेड एंड वेटेड एवरेज रेट एट विच वंस करेंसी एक्सचेंजेस फॉर, ये गलत है। डी देखिए, द एबिलिटी टू कन्वर्ट डोमेस्टिक करेंसी इनटू फॉरेन करेंसीज, बिल्कुल। एंड वाइस वर्सा टू मेक पेमेंट्स फॉर बैलेंस ऑफ पेमेंट ट्रांजेक्शंस, तो बिल्कुल यही इसका राइट आंसर है दोस्तों। हालांकि इसमें पूरा बैलेंस ऑफ पेमेंट ट्रांजेक्शंस लिखा हुआ है, जिसमें कि दोनों ही आ जाते हैं वैसे देखा जाए तो, करेंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी और कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी। लेकिन चूंकि अब और कोई दूसरा ऑप्शन बचा नहीं और ये वाला ऑप्शन डायरेक्टली बता रहा था कि ये करंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी है, तो डी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन बैलेंस ऑफ पेमेंट ट्रांजैक्शंस में दोनों ही आ जाते हैं, करंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी भी और कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी भी। तो खैर 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। बट आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर ये तो थोड़ा 95% ही राइट आंसर है ये। ठीक है, तो कई बार आपको ऐसे भी काम चलाना पड़ेगा डिपेंडिंग अपॉन द ऑप्शंस। दोस्तों नीर और रीर की बात कर लेते हैं। नीर क्या है आपको पता है कि रुपी का जो एक्सचेंज हो रहा है एक सर्टेन करेंसी के साथ, तो उसको एक्सचेंज रेट बोलते हैं। लेकिन एक बास्केट ऑफ करेंसीज के रिस्पेक्ट में, जैसे डॉलर है, यूरो है, पाउंड स्टर्लिंग है, येन है, रेमनिम्बी है, रियाल है, ये सब के रिस्पेक्ट में सबको एक बास्केट में डाल दिया और इसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं कि रुपी अप्रिसिएट हो रहा है, डिप्रिसिएट हो रहा है, तो उसको बोलेंगे हम लोग नीर। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सचेंज रेट नहीं बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। इस तरह से हम लोग इसको जज करेंगे। ठीक है, तो देखिए, a decrease in nominal effective exchange rate denotes depreciation in rupees value and an increase reflects appreciation। बिल्कुल, तो इस केस में रुपीज का वैल्यू अगर डिक्रीज कर रहा है तो उसको बोलेंगे रुपीज का, मतलब रुपीज का वैल्यू अगर डिप्रिशिएट कर रहा है तो नीर का वैल्यू भी डिक्रीज करेगा, ऐसे मानना है। ठीक है, और रुपीज का वैल्यू अगर इंक्रीज हो रहा है तो ऐसा मानना है कि नीर का वैल्यू भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, यानी नीर वाले कॉन्सेप्ट में अगर रुपीज का वैल्यू विथ रिस्पेक्ट टू दिस बास्केट अगर डिक्रीज हो रहा है, डिप्रिशिएट हो रहा है, तो हम लोग मानेंगे कि नीर का वैल्यू क्या हो रहा है, डाउन हो रहा है। उसी तरीके से रुपीज का वैल्यू विथ रिस्पेक्ट टू दिस बास्केट ऑफ करेंसी अगर अप्रिशिएट हो रहा है तो हम लोग बोलेंगे कि नीर का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा देखिए, नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट इज एन एक्यूरेट मेजर ऑफ ए करेंसीज स्ट्रेंथ एज इट इज एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन डिफरेंशियल। गलत, यहाँ तो रुपीज और ये सारा बास्केट के रिस्पेक्ट में दोनों को कंपेयर किया जा रहा है एक्सचेंज रेट। ठीक है, लेकिन ये नहीं देखा जा रहा है कि किस कंट्री में इन्फ्लेशन का परसेंटेज कितना है। जब नीर के ऊपर हम लोग रुपीज का इन्फ्लेशन और इस सारे करेंसीज वाले कंट्रीज का इन्फ्लेशन को एडजस्ट कर देते हैं, तो उस एडजस्टेड में जो हमारे पास एक्सचेंज रेट आता है उसको बोलते हैं रीर, यानी रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। ठीक है, और ये जो है ये बेटर एक्यूरेट मेजर है करेंसी के स्ट्रेंथ का। रीर जो है वो एक्यूरेट मेजर है करेंसी के स्ट्रेंथ का, ना कि नीर। तो दूसरा स्टेटमेंट है आपका रॉन्ग। ठीक है, तो 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, 1 ओनली। ऑलराइट, देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट अबाउट द श्योरिटी बॉन्ड। श्योरिटी बॉन्ड मैंने आपको बताया था कि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टाइप का बॉन्ड है। ये 3 पार्टी बॉन्ड है, इतना तो आपको याद ही रखना है। श्योरिटी बॉन्ड इज ए 3 पार्टी बॉन्ड जिसमें एक इशूअर है, एक को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल, और एक को बोलते हैं ऑब्लाइजी। ठीक है, इशूअर। ठीक है, इशूअर को इशूअर ही बोलिए, और एक पार्टी को प्रिंसिपल और एक पार्टी को ऑब्लाइजी। तो ये 3 पार्टी बॉन्ड है कहीं ना कहीं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट तो क्या हो गया आपका, रॉन्ग हो गया, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा है, श्योरिटी बॉन्ड इज ए लीगली बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट इंटर्ड बाय 2 पार्टीज। तो इवन दो यू डू नॉट नो एनीथिंग अबाउट श्योरिटी बॉन्ड, बट इफ यू नो कि श्योरिटी बॉन्ड इज ए कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन 3 पार्टीज, इशूअर, फिर आपका ऑब्लाइजी एंड प्रिंसिपल, देन यू नो कि पहला स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है, क्योंकि 3 पार्टीज के लिए यहाँ 2 पार्टीज लिखा। दूसरा स्टेटमेंट देखिए
कि श्योरिटी बॉन्ड इज प्रोवाइडेड बाय द इंश्योरेंस कंपनी ऑन बिहाफ ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर टू द एंटिटी विच इज अवॉर्डिंग द प्रोजेक्ट। ठीक है, तो कुछ यही कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। देख लीजिए, तीन पार्टी आ गया ना, एक इंश्योरेंस कंपनी एक पार्टी हो गया, बिहाफ ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर दूसरा पार्टी हो गया, टू द एंटिटी जो कि प्रोजेक्ट अवार्ड कर रहा है ये तीसरा पार्टी हो गया। आपको ये ध्यान रखना है श्योरिटी बॉन्ड में 3 पार्टीज होने चाहिए। तो प्रोवाइडेड बाय द इंश्योरेंस कंपनी 1 पार्टी, ऑन बिहाफ ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर 2nd पार्टी, टू द एंटिटी विच इज अवार्डिंग द प्रोजेक्ट ये हो गया 3rd पार्टी। तो 3 पार्टी बॉन्ड का अगर ऑब्लिगेशन को मीट हो रहा है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, श्योरिटी बॉन्ड कहेंगे। तो सेकंड स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। 36 का राइट आंसर का जगह ऑप्शन नंबर B2 ओनली। ऑलराइट, लेट्स मूव टू द 37th क्वेश्चन, और जो कि लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। एंड हम लोग का जो नियम है क्या है कि लास्ट क्वेश्चन आपको आंसर करना है। तो मैं इसको पढ़ देता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड इज आर करेक्ट। तो यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड के रिगार्डिंग आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। ऑलराइट, तो UNFPA वर्क्स डायरेक्टली टू टैकल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स ऑन हेल्थ, एजुकेशन एंड जेंडर इक्वालिटी। आपको बताना है कि UNFPA जो है वो ये हेल्थ, एजुकेशन एंड जेंडर इक्वालिटी रिलेटेड जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उसके लिए क्या ये डायरेक्टली काम करता है या नहीं करता है, ये आपको बताना है। और यहीं पर मैं आपसे ये भी बोलना चाहूँगा कि जितने भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, जैसे SDG 1 है तो वो किससे रिलेटेड है, वो पॉवर्टी से रिलेटेड है। SDG 2 है वो रिलेटेड है हंगर से। SDG 3 है रिलेटेड टू हेल्थ। SDG 4 इज रिलेटेड टू एजुकेशन। SDG 5 is related to gender equality. SDG 6 is related to water. SDG 7 is related to energy. तो ऐसे करके आपको 1 to 17 पूरा रटा हुआ होना ही चाहिए। अब आपसे कल के डेट में मान लीजिए जैसे ये क्वेश्चन पूछता है कि जो फूड राइट टू फूड है, राइट टू फूड जो है वो डायरेक्टली कौन से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को इम्प्लीमेंट कर रहा है। तो ऐसे लिख दिया, राइट टू फूड इज डायरेक्टली इम्प्लीमेंटिंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4। और आपको ये पता नहीं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4 इज रिलेटेड टू एजुकेशन। ठीक है, तो आप तो इसको करेक्ट भी मार सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये पता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2 इज रिलेटेड टू हंगर एंड 4 इज रिलेटेड टू एजुकेशन, तो इस स्टेटमेंट को आप टोटली क्या कर सकते हैं, इनकरेक्ट कर सकते हैं। इसीलिए ये SDGs आपको रटे हुए होने ही चाहिए। तो खैर पहला स्टेटमेंट बताइए, दिस इज करेक्ट और इनकरेक्ट। दूसरा बताइए, UNFPA इज सपोर्टेड बाय द UN बजट फॉर इट्स फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर। यानी ये कह रहा है कि यूनाइटेड नेशंस अपने बजट से फाइनेंस करता है यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड को। तो आपको बताना है दिस इज राइट और रॉन्ग। थर्ड स्टेटमेंट पढ़िए, स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट इज UNPFH पब्लिकेशन। यानी कि यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड ही इस रिपोर्ट को पब्लिश करता है, स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट को। बताइए सही है या गलत है, एंड अकॉर्डिंगली यू विल मार्क द राइट आंसर। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा आज का ये सेशन तो फिनिश हो जाता है। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर ऐसा है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल CSC विद आनंद मोहन को ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि रिलेवेंट कंटेंट्स आप तक डायरेक्टली पहुंच सके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।